देखो क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट देखेंगे हम। क्या कह रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस बाई टेन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लो, dy बाई डी एक्स माइनस बाई टेन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। देखो साफ साफ दिख रहा है आपको क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करोगे तो माइनस का टेन एक्स, और q की वैल्यू हो जाएगी आपकी e की पावर x। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, वो क्या हो जाएगा, e की पावर p dx होता है, तो p की जगह पे हमारा फंक्शन है माइनस टेन एक्स, तो सीधे फंक्शन पे पुट करो माइनस टेन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा e की पावर x, टेन एक्स का होता है माइनस लॉग सेक एक्स, तो माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा, या फिर लिख लो माइनस लॉग कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्सपोनेंशियल लॉग हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली कॉस एक्स। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन का कैसे होता है देखो, सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है cos x, और इंटीग्रेशन करोगे अब फाइनली q है e की पावर x और आई एफ है आपका cos x। ठीक है, इसका dx इंटीग्रेशन करना है, और प्लस में आपका क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो ये इस टाइप के इंटीग्रेशन जो होते हैं वो नेवर एंडिंग लूप में चले जाते हैं, मतलब ये प्रोसेस एंड नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे अलग से, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आईलेट लगाओगे, आईलेट आईलेट, तो आईलेट में क्या होता है, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और है आपका एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो ये हो जाएगा cos x e की पावर x dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, बाई पार्ट्स लगा दो, तो आपका हो जाएगा i इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड e की पावर x ही रहेगा, माइनस होल इंटीग्रेशन आता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos x, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ये dx, और प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा सॉरी, cos x का क्या होता है sin x होगा, तो यहाँ पे sin x, ये sin x है आपका। अब आप आगे क्या करोगे, इसको अगेन क्या करोगे, बाई पार्ट्स लगाओगे यहाँ पे, तो वही आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। दोबारा से देखो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कॉस एक्स ई की पावर एक्स प्लस फर्स्ट आता है आपका साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन, और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx, और प्लस में कांस्टेंट। अब देखो इसकी शक्ल देखी देखी सी लग रही है कुछ, यहाँ पे आई मिला था, ये आई है, तो क्या करोगे, आई वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं आई पुट करूंगा, यहाँ पे ये माइनस का आई हो जाएगा इसकी जगह पे पूरा, तो ये प्लस का आई हो जाएगा, इधर टू आई हो जाएगा आके, और यहाँ पे इस टर्म में से मैं क्या कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका ये 1/2 हो जाएगा इधर आके, ई की पावर एक्स और कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस का सी। हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी ऊपर, ये इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो था ये हमारा आई था, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, y इंटू कॉस एक्स, और इसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ इतना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस में कांस्टेंट। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपका, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, दो एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम बना लो आप एक, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है,
दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करनी है इन वेक्टर्स को, तो लिख लो ये ए वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i माइनस का 4j माइनस का 5k, और बी वेक्टर आपका हो जाएगा ये वाला 2i प्लस का 2j प्लस का 3k। इनकी डायरेक्शन भी आप कर लो ये और ये ऐसे करके। अब देखो ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेललोग्राम में ये साइड्स पैरेलल होंगी और ये इधर को होगा एरो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे आगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है उन्होंने, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, ठीक है। दो यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करने, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर फाइंड करने पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो हम डायगोनल बनाने होंगे इसके, उसके बाद उनके यूनिट वेक्टर निकालने पड़ेंगे। यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल वेक्टर का यूज करके हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। तो सबसे पहले डायगोनल्स की बात करते हैं, तो एक डायगोनल आपका इधर चला जाएगा और एक डायगोनल आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। लेट, मैंने इसको नाम दे दिया D1 और ये हो जाएगा आपका D2। इनकी डायरेक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हो या तभी बताऊंगा, 1 मिनट रुको। ये हो जाएगा D2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो किसी ट्राइंगल में दो साइड्स को हम लें सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट वो होता है उन दोनों का सम, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इनकी डायरेक्शन इधर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा ए, और इसको नेम दे दो, देखो ये पैरेलल है तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। तो इनका D1 का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। तो आप कैसे करोगे, देखो प्रॉपर तरीके से लिखो, वी नीड टू फाइंड D1 कैप, यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, एंड D2 कैप, एंड बाद में उसने हमसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब आगे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले D1 निकालो, उसके बाद यूनिट की बात करेंगे। तो D1 वेक्टर क्या हो जाएगा, B प्लस ए, तो B प्लस ए करो, B आपका ये रहा 2i प्लस 2j प्लस 3k, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2i माइनस का 4j माइनस का 5k। फाइनली आपका हो जाएगा 4i माइनस का 2j और माइनस का 2k, ठीक है। अब बात करते हैं D2 वेक्टर की, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है डायगोनल। तो किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, एक सेम ऑर्डर में लेना है। तो अगर इसको और इसको सेम ऑर्डर में ले लेंगे, देखो इसका मैं साइड इधर बना देता हूँ, ये भी सेम ऑर्डर में जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट में हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डी, D2, a प्लस D2। तो हमें यहाँ D2 निकालना है, तो D2 आपको कैसे मिलेगा, b माइनस ए करके, तो आप b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k, और a आपका ये रहा, माइनस का साइन लगा दो डायरेक्ट, माइनस का 2i प्लस का 4j और प्लस का 5k। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास, i तो गया 6j और प्लस 8k, ठीक है। ये फाइनली आपके पास D1 आ गया और D2 आ गया, ये D2 निकाला हमने और ये D1 निकाला, ठीक है। अब आप क्या करना, इनको इनके यूनिट वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, हमें पता है नाउ, D1 का कैप क्या होगा, D1 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो अब कैसे निकलेंगे, D1 लिखो आप, D1 कितना था आपका 4i माइनस 2j माइनस का 2k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। फाइनली ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का k अपॉन में इसको लिख सकते हैं 24, और 24 को लिख सकते हैं हम 2√6।
ठीक है। फाइनली ये आपका आ गया 2/√6 आई कैप -1/√6, ये तो कट जाएगा जे और प्लस का 1/√6 के, तो यूनिट वेक्टर आ गया। और अब हमें d2 निकालना है, d2 का कैप, सेम प्रोसेस होगा, d2 अपॉन में मैग्नीट्यूड इसका, तो कर दो 6i प्लस का 8k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 100, और 100 को आप लिख सकते हो 10, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 10i प्लस 8 अपॉन में 10, ये i नहीं था, ये j था, तो ये j हो जाएगा, सॉरी, तो ये आपका j है, i वाला तो 0 हो गया था, तो ये k हो गया वेक्टर, तो इनको डिवाइड कर सकते हो, तो ये इतना आ जाएगा। i वाले वेक्टर को लिखना चाहो तो अब 0i करके लिख लो, प्लस 3/5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4/5 डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब फाइनली हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना था, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, इसका डायगोनल्स का यूज करेंगे तो 1/2 और मैग्नीट्यूड d1 क्रॉस d2 का, ठीक है। तो उससे पहले हमें इसकी नीड पड़ेगी, इसकी नीड होगी तो इसको अलग से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो d1 क्रॉस d2, ये हो जाएगा आपका i j के डिटर्मिनेंट की तरह निकलता है बिल्कुल, ये हो जाएंगे 4 d1 d2 के, ये कोफिशिएंट रख दो, तो ये 4 2 -2 वाले, तो -2 और ये तो 0 था आपका, ये 6 ये 8। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, i माइनस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का j 32 प्लस का k 24। फाइनली आपका ये आ जाएगा माइनस का 4i माइनस का 32j प्लस का 24k। अब आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो d1 क्रॉस d2, तो ये हो जाएगा आपका 16 और इसका स्क्वायर होगा 4, ये होगा 1024 और ये हो जाएगा 576, ठीक है। तो फाइनली ये आपका हो गया 6161, ठीक है। इसको लिख सकते हो 4√101, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पे, तो फाइनली आपका ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 4√101, तो 2 2 जा 4, फाइनली आपका आ गया 2√101। ये नहीं भूलना स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब देखो 30 का और वाला पार्ट, 30 का और वाला पार्ट कैसे देखो, ए वेक्टर आपको दे रखा है तो ए वेक्टर लिख लो, ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस 4j प्लस 2k, एंड बी वेक्टर दे रखा है आपको 3i माइनस का 2j प्लस का 7k, एंड एक सी वेक्टर दे रखा है आपको 2i माइनस का j और प्लस का 4k। ओके, आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देखो आपने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में कि ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो वो उनका क्रॉस होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप बोलोगे एंड सी डॉट डी आपको 15 दे रखा है, इसका यूज करेंगे आगे, तो आप बोलोगे सिंस वेक्टर डी इज, या फिर ऐसे शॉर्ट में लिख दो वेक्टर डी परपेंडिकुलर है किसके, ए एंड बी के, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर डी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालो पहले, ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये हो जाएगा आई जे के
डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 4 और 2 और बी 3 -2 और 7। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 32i और माइनस का j और माइनस का 14k। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। ठीक है, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर। तो ये जो वेक्टर डी है वो कैसे हम फाइंड करेंगे? देखो जो वेक्टर डी होगा वो किस टाइप का होगा? लैम्डा टाइम्स होगा किनका? ए क्रॉस बी के, क्योंकि नया जो वेक्टर बनेगा वो लैम्डा टाइम्स होगा ए क्रॉस बी के। तो आप यहां से क्या कर सकते, आप क्या करोगे, यहाँ से ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालिए और पुट कर दो। टी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, ये इसकी वैल्यू आई 32i माइनस जे माइनस 14k। ये इक्वेशन 1 आप नेम दे दो। तो क्या करोगे, आपको जो गिवन है सी डॉट डी आपको गिवन है, सिंस सी डॉट डी इक्वल टू आपको 15 दे रखा है, इसका यूज करेंगे। वेक्टर सी कितना था आपका 2i माइनस जे प्लस 4k। तो 2i माइनस जे प्लस 4k और ये हो जाएगा आपका लैम्डा वेक्टर डी आपको दे रखा है लैम्डा टाइम्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स 32i माइनस जे माइनस 14k। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई वाले मल्टीप्लाई कर दो डॉट प्रोडक्ट में, ये इक्वल टू 15 है। तो ये हो जाएगा आपका 64 लैम्डा, मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा और ये माइनस का 56 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, ये बचेगा, ये लैम्डा इक्वल टू बचेगा आपका 5/3। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 5/3 बचेगा। अब क्या करोगे आप, ये जो हमारी 1 इक्वेशन थी 14 1, लैम्डा की वैल्यू 1 में पुट कर दो, हमारा डी वेक्टर मिल जाएगा। तो डी वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/3 32i माइनस जे माइनस का 14k। अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 1 में 3i माइनस का 5/3j माइनस का 17 अपॉन में 3k। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। आप आंसर हमेशा ऐसे बॉक्स में छोड़ना ताकि एग्जामिनर को पता रहे। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज दिस। आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, तो मॉडुलस में दे रखा है, तो हम फंक्शन को इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू, ये दे रखा है आपको mod x प्लस 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -3, और ये माइनस का 2x -3 लेस देन x लेस देन 3, और ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ये माइनस रिजल्ट देता है जब लेस देन वैल्यू होगी इससे। ठीक है, तो मॉडुलस ये नेगेटिव में ओपन होगा, -3 से जब छोटी वाली वैल्यू होंगी, तो आप इसको माइनस में ओपन करोगे व्हेन x लेस देन इक्वल टू -3, और ये माइनस का 2x हो गया, -3 लेस देन x लेस देन 3, और ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो ये आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, हमें सारे पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज लिखोगे यहाँ पे, f(x) इज polynomial function for x less than -3
-3 लेस देन x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 3. So it will be always continuous in these interval. ठीक है. अब हमें सिर्फ वहां पे चेक करना है जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि -3 पे ब्रेक हो रहा है ये, और देखो 3 पे ब्रेक हो रहा है. तो अब 2 पॉइंट पे चेक करने की नीड है, तो हम इन 2 पे ही पॉइंट करेंगे, 2 पे ही चेक करेंगे. सो वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3. तो देखो सबसे पहले करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3. कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ठीक है. और फंक्शन आपका कौन सा आएगा, ये वाला, तो -x प्लस में 3. ठीक है. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो -3 पुट करोगे तो -3 ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 और प्लस का 3 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6 आ गई. अब क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे. राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस और f ऑफ x क्या आएगा आपका, -3 से आप जस्ट राइट में जा रहे हो तो आपको -2x वाला फंक्शन दिख रहा है. ठीक है. तो आप इधर क्या करोगे, -2x लिख सकते हो. तो ये हो जाएगा x की जगह पे -3 पुट करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या -2 इंटू -3 हो जाएगा ये. तो फाइनली 6 आ गया. लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है हमारी. फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेना उस पर, f ऑफ -3. f जब -3 के इक्वल है तो फंक्शन ये लिया जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा -3 और प्लस नहीं माइनस का x है तो -3 आएगा और प्लस का 3, तो ये आपका 3 + 3, तो बेसिकली ये भी 6 आ गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर सेम आ जाती है, तो हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बोलते हैं फंक्शन को. तो आप लिखोगे इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3. सो x इक्वल टू -3 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी. नाउ वी नीड टू चेक एट x इक्वल टू 3. तो आप लिखोगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3. इस पे भी चेक करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सेम तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x. ठीक है. अब देखो मैंने एक नॉर्मल तरीके से बताया, अब मैं h वाला मेथड लगा देता हूँ. दोनों ही मेथड सीख लेना, बट एक से ही करना आप, बट मैं दोनों से कर देता हूँ ताकि दोनों आप सीख सको. ठीक है. तो मैं h वाला लगा देता हूँ. 3 से मैं जस्ट लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरा कौन सा फंक्शन आएगा. ठीक है. देखो 3 से मैं जस्ट लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको. 3 से जस्ट लेफ्ट में जाऊंगा तो -2x वाला फंक्शन आ रहा है. ठीक है. और 3 से जस्ट राइट में जाऊंगा तो ये वाला फंक्शन आएगा. तो इन दोनों को लूंगा, देखना जरा. ये हो जाएगा लिमिट, देखो h वाला मेथड लगा रहा हूँ तो मैं h टेंडिंग टू 0 होता है आपका, और फंक्शन में x की जगह पे x माइनस h करते हैं हम लोग. ठीक है. तो x की जगह पे 3 पॉइंट है हमारा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस h. ठीक है. ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 3 माइनस h, और फंक्शन था हमारा -2x, तो -2 और x की जगह पे मैंने क्या कर दिया 3 माइनस h पुट कर दिया. अब लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, -2, h की जगह पे क्या करोगे 0, तो 3 माइनस 0, ये आपका हो गया -6. ठीक है. अब देखो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं. राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x. तो देखो ये हो जाएगा आपका लिमिट h वाला मेथड, तो h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस f ऑफ x की जगह पे 3 प्लस h कर दो. ठीक है. और जब राइट में जा रहे हैं पॉइंट के, तो हमें फंक्शन कौन सा मिल रहा था 6x + 2 वाला, तो लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 6, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच पुट करना है और प्लस में 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा एच आप पुट करो तो 6 3 18 प्लस 0 प्लस का 2 इक्वल टू 20। देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही तो आगे की तो बात ही नहीं करते हम लोग, है ना। और चाहो तो आप कर लो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 पे फंक्शन क्या दे रहा था 6x प्लस 2 दे रहा था हमें, तो आप 6 इंटू 3 पुट करोगे प्लस 2, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप फाइनली क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो तो मैंने एक्स्ट्रा चेक करके दिखा दिया बट नीड नहीं थी, यहीं से आपको पता लग गया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 3, so x equal to 3 is the point of discontinuity, ठीक है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो या फिर छोड़ो यहीं पे आप ये भी लिख सकते हो कि x equal to 3 is the only point of discontinuity, ठीक है। तो ये आपका आपका आंसर हो गया फाइनल। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस, तो आप इसको लिख सकते हो एक बार x, y x, y 0 लेस देन y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका हो गया 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है आपको यहाँ पे और आपका एरिया ऑफ रीजन बताना है इनको। तो देखो सबसे पहले जो जो इनइक्वालिटी बननी है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे y इक्वल टू 0 बन रहा है तो अपने y इक्वल टू 0 बना लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू यहाँ से 0 मिल रहा है बट 0 तो पहले ही आ चुका है तो 0 की नीड नहीं है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बना लो और यहाँ पे x इक्वल टू 0 बन रहा है और x इक्वल टू 2 बन रहा है तो ये भी लिख लो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। y इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। बस इन दोनों को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है तो हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे कुछ। तो ये पैराबोला समथिंग टाइप का बनेगा तो इसके कम से कम 4-5 पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई कम से कम 5 पॉइंट ले लो, 5 पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 0 -1 या 0 1 और 2, ये -1 ये -2, ठीक है। अब पुट करो x की वैल्यू, 0 पे क्या देगा 1, 1 पे क्या देगा 2 और 2 पे देगा 5 और -1 पे सेम 2 और ये 5 देगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से भी पॉइंट निकाल लो, लीनियर इक्वेशन है तो 3 पॉइंट ले लेते हैं इसके x और y, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 -1, तो 1 पे क्या देगा ये 2 और 0 पे 1 और -1 पे 0, ये हमें पॉइंट मिल गए। हम क्या करते हैं इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो अब हम करेंगे इनको ड्रॉ, कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 यहाँ समथिंग होगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं होगी और x की वैल्यू 5 तो ये यहाँ पे कहीं होगी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 5 आएगी, ऐसे करके सिमिलरली यहाँ पे 1 और 2 और ये 5 देने वाले हैं ऐसे करके, तो ये आपका इस शेप में जाएगा पैराबोला, ऐसा कुछ करके ये यहाँ पे है पॉइंट आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन के वो ड्रॉ करने हैं, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा और x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 2, तो x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं आएगी, यहाँ पे 1 हो गया और ये x की वैल्यू 2
एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं और ये वाई इक्वल टू 2 ये था, तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, तो इनसे होती हुई जाएगी लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ऐसे करके जाएगी ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और रह गया एक्स इक्वल टू 2 लाइन, तो एक्स इक्वल टू 2 ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 कहीं होगा ये, तो ये आपका एक्स इक्वल टू 2 हो गया लाइन, ये एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, और ये था आपका वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये आपका पैराबोला था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम चेक करेंगे किस रीजन में हमारा, हमें जो ये इनइक्वालिटी का जो रीजन पड़ रहा है वो किस एरिया में पड़ रहा है। ठीक है, और आपको x इक्वल टू 0 दे रखा था और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आपकी लाइन कौन सी बनेगी, यहाँ पे ये वाली, और y इक्वल टू 0 ये वाली। ठीक है, तो यानी इधर का रीजन चाहिए हमें, तो सब चेक करेंगे पहले इनइक्वालिटी में पुट करके, ये इनइक्वालिटी थी, इसमें 0,0 पुट करना, तो क्या आएगा 0, ये तो मैंने अभी इक्वालिटी लिख रखी है, बट 0 इनइक्वालिटी हमें ऊपर दे रखी है, तो 0,0 पुट करो, x की वैल्यू 0, y की 0, y की वैल्यू 0, तो 0 लेस देन होता है 1, तो ये तो ट्रू बात है। ठीक है, तो हम पैराबोला पे चेक कर रहे हैं, तो यानी कि पैराबोला से नीचे वाला एरिया रहने वाला है आपका। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे चेक करते हैं, 0,0 पुट करो इसमें, तो ये भी 0 लेस देन 1 दे रहा है, यानी तो ट्रू बात है, तो जो हम इस लाइन के नीचे का ही एरिया लेंगे, यानी ओरिजिन की तरफ का, तो इस लाइन की तरफ का ये आ जाएगा पार्ट। ठीक है, और x इक्वल टू 0 आपको किधर देगा, और y इक्वल टू 0 इधर, दोनों इधर देने वाले हैं आपको, तो फाइनली आपको कौन सा एरिया निकालना है, देखो मैं शेड कर रहा हूँ, तो वो वाला आपको एरिया निकालना है, फाइनली आपको निकालना है ये वाला एरिया पैराबोला से नीचे और लाइन के नीचे, और पॉजिटिव रखना है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां तक तो ये पैराबोला की शेप दे रहा है, तो यहां से यहां तक हम एक बार लिमिट लगाएंगे, और यहां से यहां तक एक बार लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इनके पॉइंट्स देख लो, ये क्या है 0,0, और ये वाला पॉइंट आपका कितना था, ये आपका पॉइंट था 1,2, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 2 दे रहा था, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, यानी एक्स इक्वल टू 1 है ये, और ये था आपका 2,0। ठीक है, और ये एक्स की वैल्यू 2, ये आपकी जो लाइन की इक्वेशन है, तो एक्स की जगह पर 2 पुट करना, तो 2 और 1 3, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 2,3 है आपका, और ये कितना पॉइंट था आपका, ये था एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, सारे पॉइंट मिल गए, हम क्या करेंगे अब, रिक्वायर्ड एरिया का क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैसे निकलेगा, देखो इक्वल टू हो जाएगा, यहां से यहां तक लेंगे हम पैराबोला वाली इक्वेशन, और यहां से लेंगे इस लाइन की इक्वेशन, तो यहां से यहां तक पैराबोला वाला फंक्शन बनेगा, तो लिमिट लगेगी 0 to 1, तो 0 to 1, और पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ 1 से 2 जाएगी लिमिट, और इक्वेशन किसकी लगेगी x प्लस 1 लाइन वाली, तो ये हो जाएगा 1 to 2 x प्लस 1 और dx। अब आपको, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इंटीग्रेशन रहेगा इसका, तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, लिमिट लगा दो 0 to 1, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, बेसिक इंटीग्रेशन 1/2। अब आपका क्या हो जाएगा, ये लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस टू और -3/2, तो ये फाइनली आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। फाइनली आपका आंसर हो गया। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33,
क्या कह रहा है, लेट एफ इज अ फंक्शन डब्ल्यू टू डब्ल्यू बी डिफाइंड एज देखो फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, डब्ल्यू इन्होंने क्या बोल रखा है डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू होल नंबर है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, फंक्शन बोल रखा है इन्होंने डब्ल्यू से डब्ल्यू, होल नंबर से होल नंबर में, और फंक्शन आपका डिफाइन कर रखा है एफ एन इक्वल टू फंक्शन एन माइनस वन है इफ एन इज ऑड ऑड और एन प्लस वन इफ एन इज इवन, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है इसको, सो दैट एफ इज इनवर्टिबल फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो देखो इनवर्स ऑफ एफ तो आपका सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम काट देते हैं, इसको नहीं करेंगे, इन्वर्टिबल तक करेंगे, ठीक है। इन्वर्टिबल का मीन्स वन वन और ऑन टू प्रूव करते हैं, तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो हम सबसे पहले वन वन चेक करेंगे, फॉर वन वन केस बनेंगे इसमें, ऑड इवन फंक्शन है तो केस फर्स्ट ले लो। मैं क्या करता हूँ, एन वन और एन टू बोथ आर ऑड ले लेता हूँ मैं। अब दोनों ऑड होंगे बोथ, तो मैं क्या करूँगा, दो इमेज लूंगा, लेट एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू, ठीक है। तो ऑड में फंक्शन ये आएगा, तो एन वन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा एन टू माइनस वन, तो यहाँ से बेसिकली एन वन इक्वल टू एन टू मिल जाएगा। तो इस केस में तो हम बोल सकते हैं कि वन वन है, ठीक है। अब केस सेकंड, अब लेट कर लेता हूँ मैं, लेट एन वन एन टू बिलोंग कर रहा है किस पे, इवन होल नंबर, तो इवन है दोनों, तो इवन में फंक्शन कौन सा आ रहा है, एन प्लस वन वाला। इस तरीके से सच दैट, या ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एन वन इक्वल टू एफ ऑफ एन टू, तो इवन वाला फंक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन वन प्लस वन और एन टू प्लस वन, तो यहाँ से बेसिकली एन वन इक्वल टू एन टू मिल गया यहाँ भी हमें, ठीक है। अब देखो केस थर्ड, केस थर्ड हम कैसे चेक करेंगे, एक गिवन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, इफ एन वन इज इवन एंड एन टू इज ऑड, ठीक है। तो इसको हम नॉट इम्प्लाइज नॉट क्यू करके प्रूव करते हैं। दो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट एलिमेंट ले लेता हूँ, एन वन मैंने लेट कर लिया एन वन नॉट इक्वल टू एन टू, क्योंकि एन वन इवन है और एन टू ऑड है, अलग अलग आएंगे, तो इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है इवन और ऑड है, तो इनकी डिफरेंट इमेज आने वाली है, तो एफ ऑफ एन वन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन टू, तो ये भी क्या हो गया, वन वन हो गया, तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एन इज वन वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू प्रूव हो गया, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। देखो ऑन टू को भी अब दो तरीके से चेक कर सकते हो इसमें, इस फंक्शन में, या तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दो, या फिर जो प्रॉपर तरीका होता है प्रूव करने का उसके तरीके से कर दो, दोनों तरीके से कर लेते हैं। देखो देखो कैसे करेंगे, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या लिया, इफ एन इक्वल टू मैंने इवन लिया, 0 2 4 6 ऐसे करके लेता गया इवन, तो आपको एफ एन क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा आपको ऑड, ठीक है। मतलब इवन नंबर लूंगा तो एन प्लस वन फंक्शन था ना, तो ये आपको आउटपुट कितना मिल जाएगा, आउटपुट मिलता जाएगा ऑड नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट करके, इक्वेशन वन होगी। और मैंने ले लिया इफ एन इक्वल टू ऑड 1 3 5 7 ऐसे करके पुट किया, यानी ऑड नंबर पुट किया मैंने, तो ये आपको एफ एन मिल जाएगा 0 2 4 6, यानी बेसिकली इवन मिलने वाला है, ये 2 से मिल गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं, इनका दोनों का यूनियन क्या कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ कितना हो जाएगा, पूरा होल नंबर आ जाएगा टोटल
जो कि आपके इसके इक्वल आ गया कोडोमेन के। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है, तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, देखो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं। ये आपने लिया एक बार इफ और केस की बात करते हैं हम तो, n बिलोंग्स टू होल नंबर, देयर एग्जिस्ट n इवन होल नंबर सच दैट f ऑफ n प्लस 1 करने पे क्या आ जाएगा आपका। देखो जब मैं क्या कर रहा था, और केस की बात कर रहा था, तो n माइनस वन आ रहा था। ठीक है, तो आपका इस केस में n यहाँ पे ये है, तो n माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन माइनस वन, तो वन से बन गया, तो आपको f ऑफ n इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ n प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया n, यानी f ऑफ x इक्वल टू y। करते थे ना हम ऐसे कर करके। अब इफ n इज एन इवन नंबर, देयर एग्जिस्ट, अब बोलो देयर एग्जिस्ट एन ऑड होल नंबर n माइनस वन सच दैट f ऑफ n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन और प्लस में वन इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा आपका n। तो इसलिए आप क्या बोलोगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन w। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो आपको क्लियरली या तो ये वाला केस कर लो या ऐसे कर लो, कैसे कर लो, एक ही बात है। तो आप क्लियरली आप बोलोगे दिस इम्प्लाइज इट इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। यहीं तक आपको क्वेश्चन को करना है, इनवर्टिबल फंक्शन। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट, और वाला पार्ट कह रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो आपका सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 और 3। आगे कह रहा है आर ऐसे रिलेशन डिफाइन कर रखा है, तो लिख लो इस रिलेशन को, आर इक्वल टू ए बी, कैसे डिफाइन कर रखा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आपका ए में, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म में करके भी लिख सकते हो, नहीं तो क्योंकि छोटा सेट है, नहीं तो आप क्या करो इन जनरल करो तो बेटर रहेगा आपके लिए। बट फिर भी रोस्टर फॉर्म में तो मैं लिख ही दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या, देखो वन वन इसमें क्या करेगा, वन वन लाई करेगा, वन टू लाई करेंगे, और टू वन ये आपको चेक करने पड़ेंगे, टू टू चेक कर लेना, अगर ऐसे समझ में ना आए तो अलग से चेक कर लेना, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लेस देन 5 रहता है ऐसे करके, और ये हो जाएगा 2 3 भी हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, बट हम क्या करेंगे इन जनरल प्रूव करेंगे। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है हमें, तो आप बोलोगे सिंस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें डबलेट दिखाना होता है ना, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 5 होता है। तो आप बोलोगे दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए मेरा बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इम्प्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है, सेकंड हम लेट करते हैं अपनी तरफ से एक ऑर्डर्ड पेयर, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके, ये किस तरीके से रिलेशन बनेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके बाद में इसका मॉड लूँ, या फिर मैं क्या करूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके मॉड लूँ, सेम आने वाला है, तो ये लेस देन 5 रहेगा। दिस इम्प्लाइज
मैं अभी क्या लिख सकता हूँ इसको, बी कॉमा ए मेरा क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब क्या करोगे, थर्ड ट्रांजिटिव, इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेट करने होते हैं, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, आप क्या लिखोगे, देखो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि ये आपका ट्रांजिटिव तो दिख नहीं रहा, तो अब बेटर है कि आप क्या करो, एग्जाम्पल ले लो तो बेटर है, एग्जाम्पल ले लो, नॉट ट्रांजिटिव है ये। देखो 1 2, आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, कोई भी अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 एंड 2 3 ले लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है मेरे को। 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 एंड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। बट क्या आपको 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ए बी के लिए चेक करते हैं और बी सी के लिए चेक करते हैं, फिर ए से सी में देखते हैं, तो ये लेस देन 5 दिख रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप नॉट इक्वल टू नॉट लेस देन इक्वल टू 5 कहोगे, ये तो ग्रेटर देन हो गया 5 से, तो आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका क्वेश्चन हो गया फाइनल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 3 शॉपकीपर ए बी सी गो टू अ स्टोर टू बाई स्टेशनरी, ठीक है। अब परचेज 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल्स। बी परचेज 10 डजन नोटबुक्स, 6 डजन पेन्स एंड 7 डजन पेंसिल्स, ठीक है। एंड सी परचेज 11 डजन नोटबुक्स एंड 13 डजन, ये डजन में ये चीजें परचेज कर रहे हैं। ए बी सी शॉपकीपर है। ए नोटबुक कॉस्ट, इनकी बाद में कॉस्ट दे रखी है हमें, पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल, हमें हर एक का बिल बताना है, बता दो। देखो 3 शॉपकीपर है ए बी सी, पहला नोटबुक परचेज कर रहे हैं, ये पेन परचेज कर रहे हैं, पेंसिल परचेज कर रहे हैं, इन डोजन, डोजन में परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे लिख देना इन डोजन। 12 5 और 6। सेकंड ने क्या किया, 10 नोटबुक, 6 पेन और 7, और थर्ड ने 11 13 और 8। अच्छा कॉस्ट भी दे रखी है आपको, तो आप कॉस्ट भी लिख लो पहले, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 40 पैसे। रुपए में कन्वर्ट करना चाहो तो रुपए में कर लो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, 1.25 पैसे, तो ये हो जाएगा 1.25 रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेंसिल ये हो जाएगा आपका 35 पैसे दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लो 0.35 रुपीज, ठीक है। अब देखना आगे क्या करोगे आप इसमें। अब आप फाइनली लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक पर डोजन कितनी हो जाएगी उसकी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 0.4, क्योंकि डोजन में है आपका, तो ये हो जाएगा 4.8 रुपीज। कॉस्ट ऑफ नोटबुक पर, सॉरी पेन पर डोजन, तो ये हो जाएगा 12.125, ये हो जाएगा 15 रुपीज। ये आप लिख लेना पूरी तरीके से, कॉस्ट ऑफ पेंसिल पर डोजन, ये हो जाएगा 12 इंटू 0.35, ये हो जाएगा 4.20 रुपीज। अब आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स बनाओगे और मल्टीप्लिकेशन करोगे, सिंपल है। तो एक एक्स मैट्रिक्स बना लो, 12 5 6 और 10 6 7 11 13 और 8। आप एक वाई मैट्रिक्स बना लो इसकी, तो फाइनली आपकी कॉस्ट क्या आई, 4.8 15 और ये हो जाएगा आपका 420। अच्छा मैंने ये इस तरीके से मैट्रिक्स क्यों बनाई, क्योंकि रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है आपकी, कि ये 3 क्रॉस
3 की है और ये हो जाएगी 3 × 1 की। तो ये चीज़ सेम रहनी चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसलिए मैंने कॉलम वाइज बनाई है मैट्रिक्स। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो वी नीड टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, 12, 5, 6, 10, 6, 7, 11, 13 और ये 8 इंटू में वाई लिख दो यहाँ पे 4.8, 15, 4.20। अब आगे देखो, करो, रो एंड कॉलम वाइज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो 12 इंटू 4.8 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 6 इंटू 4.2, ये हो जाएगा 10 इंटू 4.8 प्लस 6 इंटू 15, 7 इंटू 4.2। ये तो आपको कैलकुलेशन आती होगी करनी। 11 इंटू 4.8 प्लस 13 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 4.2। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। आगे ये हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 57.60 मल्टीप्लाई करके ये 75, ये प्लस 25.20, 48 प्लस 90 प्लस 29.40, ये हो गया 52.80 प्लस 195 प्लस 33.60। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 157.80। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी वो। 201.40 मैं डायरेक्ट लिख दिया। ये आपका फाइनली आंसर आने वाला है। तो फाइनली आपको बिल्स निकाल लेते हैं अलग अलग। तो आप लिख दोगे द बिल्स ए बी एंड सी आर रुपये 157.80, रुपये 167.40 एंड 281.40 रेस्पेक्टिवली। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देखो अब क्या करना है तुम्हें। so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume given, देखो जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो गिवन होती है वो आप कांस्टेंट लेके चलते हो। द मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, दैट इट इज इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को। देखो सबसे पहले आप बना लो इसको, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लो। ये है आपका 35 क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसकी आप एक हाइट हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा रेडियस, ये होगी आपकी हाइट। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब मैं देखो सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। क्या चीज गिवन थी आपको, गिवन थी इसकी इसका एरिया, इसका गिवन था सरफेस एरिया। हाँ, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू 2πRH। देखो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH, और ऊपर और नीचे का क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, एच की निकाल लो, उसका सिंपल पड़ेगा। तो s माइनस 2πr² अपॉन में क्या हो जाएगा 2πr। ये इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको। अब आप क्या करोगे आगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इक्वल टू v से डिनोट कर दो, और वो क्या होता है πr² h होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो πr², और h की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो। तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। जो चीज कट रही है वो काट दो, πr पाई और ये पावर गई, तो यहाँ पे लिख दोगे v इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा आपका s माइनस 6πr²।
सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक वेरिएबल में हो गया, तो आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसे करोगे, डी वी ओवर डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आर का 1 हो गया, माइनस 6 पाई आर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रखते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, हम क्या करते हैं, डी बी ओवर डी आर को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो जीरो को इक्वल पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो ये आने वाला है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन में 6 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू एस अपॉन में 6 पाई। ये आपका आर का वैल्यू आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपको। अब क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव चेक करोगे, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमाइज प्रूव कर देंगे। नाउ डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर निकालो, तो वो हो जाएगा आपका ये देखो, यहाँ से निकालो, ये दे रखा है, तो डबल डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 0 माइनस का 12 पाई आर, इसीलिए आ गया माइनस 6 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके देखो कैसा आ रहा है, तो अब चेक करोगे डी स्क्वायर बी ओवर डी आर स्क्वायर किस पे, आर इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई पे, विच चीज इक्वल आ जाएगा -6 पाई। और देखो एस अपॉन 6 पाई पुट करो तो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है, फंक्शन क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। सो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम हैज, दिस इंप्लाइज लगा सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू। डबल डेरिवेटिव में अगर नेगेटिव आ जाता है आपका तो आप मैक्सिमम वैल्यू बताते हो उसको, वॉल्यूम एट आर इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर दूं मैं, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ स्पेस बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो फ्रॉम 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम 1 से आप ये बोल सकते हो कि एस की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, देखो एस की वैल्यू मेरे को मिलेगी यहाँ से, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू एस की जगह पे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, तो एच इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। एच इक्वल टू देखो पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, एक आर से आर गया, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, 2 आर, जो कि आपको प्रूव करना था। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एच इक्वल टू सॉरी, सो वॉल्यूम is maximum when the height is equal to the diameter of the base। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब देखो, अब आप देखोगे 35 का और वाला पार्ट, 35 का और पार्ट कह रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम
वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2 और cos इनवर्स 1/√2 और 1/√3। ठीक है, कैसे करोगे, कौन बना लो पहले एक, आपको इसका रेडियस r हो गया, हाइट हो जाएगी इसकी h, और वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है एक। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां से ये स्लैंट हाइट होती है हमारी l, तो आप सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालो, l² इक्वल टू, हमें क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज, तो r² प्लस h² होगा, पाइथागोरस लगा के इसमें। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, इसको एक वेरिएबल में लेके आएंगे हम फंक्शन को, इसलिए हमें नीड पड़ेगी वॉल्यूम में, वॉल्यूम के फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे r² की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगी l² माइनस h²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, वॉल्यूम क्या होता है इसका, कौन का, 1/3 पाई r² h, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 1/3 पाई r² की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, l² माइनस h² इंटू में h, ये फाइनली आपका हो गया π/3 l² h माइनस h³, ये वॉल्यूम हो गया। अब आप क्या करोगे, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dv/dh, तो π/3 ये हो जाएगा l² और ये हो जाएगा 3h²। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 0 के इक्वल पुट करोगे dv/dh को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका l² इक्वल टू 3h², अब h² इक्वल टू हो जाएगा आपका l² / √3, तो h की वैल्यू आपकी l/√3। ठीक है, हमने जो पहली इक्वेशन बनाई थी वहां पे क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो देखो फ्रॉम 1 r² इक्वल टू l² माइनस h² था हमारे पास, तो r² इक्वल टू हो जाएगा l² माइनस h की जगह पे वैल्यू पुट कर दो l/√3, तो l/√3 होल स्क्वायर, तो r² इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 3, देखो 3l² माइनस ये हो जाएगा फाइनली 2l²/3। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई l√2/√3। ठीक है, ये r आ गया हमारे पास। अब देखना जरा, ये r आ गया हमारे पास, है ना। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं r/h लिख सकते हैं tan थीटा को हम। ठीक है, क्योंकि एंगल इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू r/h। तो r की वैल्यू कितनी है, l√2/√3 अपॉन में हाइट कितनी आई थी, l/√3, l/√3 से l/√3 गया, तो आपका दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √2, और थीटा इक्वल टू आपने क्या कर दिया, tan इनवर्स √2, यही आपको लेके आना था। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन में 36 में क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दे रखा है। A building contractor undertake a job to construct 4 flats on a plot along with the parking area due to strike the probability of many construction worker not being present। देखो एक इवेंट ही हो रहा है, तो आप इवेंट को लेट कर लो, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो नॉट प्रेजेंट वाला केस हो गया, प्रेजेंट, इसकी 0.65 दे रखी है, तो अब डायग्राम ड्रॉ कर लो साथ ही साथ में। जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दे रखा है, 0.65, अब आगे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो जब नॉट प्रेजेंट है तब उनका वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो वर्क कंप्लीट होने का एक इवेंट मान लो ई मान लिया मैंने, एक वर्क कंप्लीट होने का, तो इसको कंप्लीट द वर्क बोल देते हैं इस इवेंट को, मेरा ई वर्क हो रहा है पूरा कंप्लीट।
इस जब आपके प्रेजेंट नहीं है, यानी ये इवेंट हो चुका है आपका E1, तब आपका कंप्लीट हो रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.35, ठीक है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन ऑल वर्कर आर प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे तो ये वाला केस हो जाएगा प्रेजेंट होने वाला। इस मामले में भी क्या हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब आपके E2 इवेंट हो चुका है और तब E वर्क कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.80, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे करोगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर आर प्रेजेंट फॉर द जॉब। देखो साफ साफ दिख रहा है, पहला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट ये है, और प्रेजेंट देखो किसी भी इवेंट की कंप्लीट और होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की को ऐड कर दें तो 1 होता है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 1 बनाना है इसको, तो क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.65 विच इज इक्वल टू 0.35। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा ऑन टाइम पे, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों केस में। कैसे करोगे, सेकंड पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा बेसिकली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E पूछा है हमसे, तो दोनों केस में हो रहा है वर्क कंप्लीट, तो जब आपके सारे वर्कर प्रेजेंट नहीं है तब कंप्लीट हो रहा है टाइम, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट हो चुका है यानी नॉट प्रेजेंट है, तब आपका वर्क E कंप्लीट हो रहा है, प्लस जब आपके प्रेजेंट हैं वर्कर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये E2 इवेंट हो चुका है तब वर्क कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दो। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लगा दो 0.65 इंटू 0.35, ये दे रखा है आपको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अभी निकाला हमने 0.35 इंटू 0.80, ये हो जाएगा आपका फाइनली, मैं देखो पूरा आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप कैलकुलेट कर लेना, 5075 आपका आंसर हो गया। थर्ड लास्ट देखो, थर्ड क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर आर नॉट प्रेजेंट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैनी वर्कर आर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं है, गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है पहले ही, तो रिवर्स में लेके गया है, तो ये बेस थ्योरम लगेगा पक्का, इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें। क्या कह रहा है ये, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बतानी है। देखो दोबारा से दिखा दूं मैं क्वेश्चन, नहीं समझ आया हो तो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेनी वर्कर आर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी E1 ली थी हमने, कब, जब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, फेवर में क्या है, हमारे फेवर वाला ऊपर आता है, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, तो फेवर में क्या है कि भाई पहले वर्कर नॉट प्रेजेंट तो हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तब वर्क कंप्लीट हो रहा है, ये हमारे फेवर में है रिजल्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E1, आपका इवेंट हो चुका है यानी नॉट प्रेजेंट, अपॉन में आएंगे आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको सेम यही फॉर्मूला लिखना है, तो मैं वापस से ही दोबारा नहीं लिख रहा, मैं सीधे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिख देता हूँ यहाँ पे और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। आप फॉर्मूला लिखना डायरेक्ट, ये वाला आपको फॉर्मूला लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये आपका वैल्यू निकालना है मेरे को, ये फेवर में था तो इसकी वैल्यू आती है आपको 0.2275 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी अभी निकाली हमने 0.5075। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 91/203, ये आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है। इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं, और वाला पार्ट जैसा कि इधर है, और वाला पार्ट है इसका,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्क आर प्रेजेंट गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। इस बार सेकंड केस की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है हमें। सेकंड केस में बेस थ्योरम लग जाएगी। और वाला पार्ट क्या है, बेस थ्योरम यहाँ भी लगेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताना है जब आपका ई इवेंट हो चुका है। तो यहाँ पे फेवर में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में जब E2 इवेंट आपका हो चुका है। ये फेवर में था आपका, और अपॉन में लगेगी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सेम, बिल्कुल सेम है ये, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी, आप लगा लेना यहाँ से ये वाली चीज, ये आएगी आपकी मल्टीप्लाई होके 0.2800 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली 0.5075। तो फाइनली ये आपका सॉल्व होके आएगा 112 अपॉन में 203। तो फाइनली आपका ये सैम्पल पेपर सॉल्व हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।